सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो 12वीं के साथ साथ कंपटीशन में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि 12वीं में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यदि कॉम्पिटिशन में भी इस पर आधारित कोई सवाल आता है तो उस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है कि बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर जो हाइड्रोजन एटम्स होता है उस हाइड्रोजन एटम की जो कक्षाएं होती है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, आज हम ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बोहर मॉडल की बात करते हैं। तो बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा में चक्कर लगाता है। मान लो ये कक्षा हमारे पास और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है और ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस, नाभिक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये नाभिक होता है, नाभिक, और ये कक्षा होती है, क्या कहता है, कक्षा, आदि कक्षा। तो बोहर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता, घूमता, रिवॉल्यूशन करता। तो अब हमने पढ़ रखा है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल्स यदि वृत्ताकार मार्ग पर यदि गति कर रहा है तो गति करने के लिए एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम कहते हैं, अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। ये कब आवश्यकता होती है कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर यानी सर्कुलर पाथ पर यदि गति करती है, मोशन करती है, तो उसको घूमने के लिए, उसको रिवॉल्यूशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। सभी जगह लगेगा। है कब लगेगा, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस पर एक अभिकेंद्री बल लगेगा और उस अभिकेंद्री बल का मान हम पिछले 11th में पढ़ चुके कि अभिकेंद्री बल का मान कितना होता है। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इसका द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मान लिया, m है, और इलेक्ट्रॉन का वेग v मान लिया कि v वेग से गति कर रहा है और यहाँ की त्रिज्या हमने मान ली r मान ली, नाभिक जो जिसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, r मान ली। तब अभिकेंद्री बल का जो फार्मूला होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि F बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल बराबर होता है mv²/r। इसको कहा गया है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। तो बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं और जब वृत्ताकार मार्ग पे गति करेंगे तो एक बल लगेगा, उस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। और मान लो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है और उसके मार्ग की जो त्रिज्या है उसको हमने r मान लिया, यानी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को हमने r मान लिया। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्री बल होगा F = mv²/r होगा। ये पहली अभिधारणा थी उसकी बोहर की, कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्री बल लगेगा ही। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश E मान लिया हमने, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E मान ली। तो चूंकि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन P, ये प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन होता है लेकिन हाइड्रोजन के केस में केवल एक प्रोटॉन होता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन की स्थिति में एक ही उसका प्रोटॉन होता है और हम पढ़ चुके हैं कि जितना प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है, चार्ज होता है, उतना उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, यानी दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। बस ये अंतर होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या होता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, चार्ज दोनों के बराबर है, ध्यान रखना, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज की मात्रा हमने मान ली दोनों पर E है, दोनों पर E है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है या प्रोटॉन का आवेश है। क्योंकि आवेश की मात्रा बराबर है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। हम अभी सिर्फ मान की गणना करें।
उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है और एक किसके बराबर होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं या मूल आवेश भी कहते हैं या न्यूनतम आवेश भी कहा जाता है। तो अब चूंकि एक प्लस है, एक प्लस और एक माइनस है, नाभिक पर प्लस आवेश होता है जो कि प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है जो कि ऋणात्मक आवेश होता है। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक में जो प्रोटॉन है उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, जब भी एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण बल का मान हम पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम से दिया जाता है। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेश होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण भी बल लग सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगता है। और कूलाम के नियम के अनुसार, यदि हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार जो बल होगा जिसको हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। अब Q1 क्या है, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लेते हैं E, Q2 क्या है, प्रोटॉन का आवेश है E, दोनों के आवेश बराबर है, अपान दोनों के बीच की दूरी r²। तो ये हमारे पास में कहलाएगा कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल। कूलाम के नियम से क्या कहलाएगा, ये स्थिर विद्युत बल, जो कूलाम का नियम ने पढ़ रखा है। Q1 की जगह ये लिखना, इसका आवेश Q2 की जगह ये लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर होते हैं, इसलिए दोनों की जगह हमने E लिख दिया। अब यहाँ एक ही प्रोटॉन है, यदि मान लो 10 प्रोटॉन होता तो 10 ही लिखना पड़ता है। यानी प्रोटॉन का जब भी हम मान लेते हैं तो Z = JD के द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन का आवेश को, नाभिक के आवेश को। ये नाभिक का आवेश होता है, नाभिक का आवेश, इसको अपन JD से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखें। चूंकि Z मतलब प्रोटॉन की संख्या है, यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है इसलिए Z का मान 1 रख देते हैं, ध्यान रखना। तो जब भी नाभिक का आवेश है तो JD से प्रदर्शित करना, लेकिन हाइड्रोजन के केस में Z का मान 1 होता है, इसलिए इसको हम E से प्रदर्शित करेंगे। Z हटा देंगे क्योंकि इसका मान 1 होता है। Z मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए Z को हटा देंगे, केवल E रहेगा। तो नाभिक का आवेश E और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी, दोनों के आवेश बराबर है, तो Q1 और Q2 अपान r²। तो इस तरह से कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल लगाकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर इसका मान हम निकाल लेंगे। अब होगा क्या, ये स्थिर विद्युत बल जो हमने कूलाम का नियम पढ़ रखा, ये जिसके कारण से दोनों एक पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उसी आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। चक्कर क्यों लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाया, और यदि चक्कर नहीं लगाएगा तो नाभिक क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, संभालेगा, और एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसी आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कौन सा बल प्राप्त कर लेता है, अभिकेंद्री बल प्राप्त कर लेता है। फिर हम कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्री बल, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि स्थिर विद्युत बल के कारण ही अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है, बल, ये दोनों बराबर होंगे। इसी के कारण से चक्कर लगाता है, यदि ये नहीं लगेगा तो चक्कर ही नहीं लगेगा, अभिकेंद्री बल का मान 0 हो जाएगा। तो अभी स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्री बल दोनों को हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद इनके मान रख देंगे, मान रख देंगे, इसकी जगह ये मान रख देंगे, इसकी जगह ये मान रख देंगे। 1/4πε0 4πε0 E/r² बराबर अभिकेंद्री बल का मान ये निकाल रखा है mv²/r, mv²/r। तो इस तरह से दोनों बल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि स्थिर विद्युत बल के कारण ही अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है, दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक r से एक r कैंसिल कर देना, एक r से एक r हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो 1/4πε0 E × E, तो E का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते थे, E का स्क्वायर इक्वल टू mv का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये
एक इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक अभिधारणा और थी बोहर के मॉडल में। बोहर का मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, और उस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के कारण से उसका एक निश्चित कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के लिए उनका एक निश्चित कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम होता है। और बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम का मान, कोणीय संवेग का मान कितना होता है, h/2π का एक पूर्ण गुणज होता है। एक इंटीजर, n का मान 1 2 3 4 कक्ष हो सकता है, तो कोणीय संवेग का मान h/2π का एक पूर्ण गुणज होता है। ये बोहर का क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहलाता है। तो अपने को मान शर्त यदि आती है कि बोहर के क्वांटीकरण की शर्त क्या होती है, तो कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर होता है। तो यहाँ से कोणीय संवेग का सूत्र में पढ़ रखा है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr n h/2π। यहाँ से v का मान निकालेगा, तो v इक्वल हो जाएगा nh/2π mr। तो इस तरह से ये हमारे पास v का मान निकल गया। ये v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे v का मान रख देंगे समीकरण, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो क्या करना है, बोहर के क्वांटीकरण सिद्धांत लगाना, mvr = nh/2π। यहाँ से v का मान निकालेगा और v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, v का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 e² m v²। v की जगह मान रखो, तो v का स्क्वायर मतलब nh/2π mr का होल स्क्वायर। अब अपने को तो r का मान निकालना, तो r पहले इसको सॉल्व कर लो। 1/4πε0 e² = m n²h²/4π का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। और एक r यहाँ से बचा हुआ, ध्यान रखना पूरा नहीं कटाता, यहाँ r लिखना है। r यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ r लिखना है, यहाँ लिख दो, क्योंकि एक r से एक r कट जाता है, एक r यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास में। अब यहाँ से अपने को r का मान निकालना, तो जो कट रहा है उसको काट दो, कैंसिल कर लो, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ध्यान रखना पाई से पाई कट जाएगा, और बस एक r से एक r भी कट जाएगा, एक r से एक r भी कट जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया उसको हम लिख देंगे। अपने को r का मान निकालना, तो r को इधर जाओ, ऊपर जाओ, तो r = ठीक है m n², एक m से एक m भी कट जाएगा, एक m से एक m भी काट दो, एक m से n भी कट जाती है, m ऊपर आएगा ही, n² h² अपान क्या बचा नीचे, ये पाई बचेगा, पाई, और यहाँ से एक m बचेगा m, और ये e² नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपने को r का मान निकालना, इसको इधर ले जाना, इसको नीचे ले जाना, e², और यहाँ से ε0 इधर आ जाएगा, ε0। तो n² h² अपान पाई m का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास r का मान आता है, और इस r के मान से अपने को ये मान हम निकाल सकते हैं कि जो r जो होता है, क्योंकि h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, ε0 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट होते हैं, ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये सब नियतांक होते हैं, ये पूरे नियतांक हैं। h प्लांक नियतांक कहलाता है, ε0 वायु निर्वात विद्युतशीलता कहलाती है, पाई का मान अपने को पता है, m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हटाते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, समानुपाती लगा देते हैं, समानुपाती n²। यानी कहने का मतलब ये होती है, किसी कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, n नंबर ऑफ जो सेल होती है, कक्षा होती है, उसके वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है।
हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कक्षा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा, स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। अब क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध कीजिए कि 8 समानुपाती n वर्ग, यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है कक्षा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अपने को ये करना है। अब इसमें मान कैसे निकालेंगे, तो इनके सबके मान अपने को पता होना चाहिए। एच का मान अपने को पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड से सबके मान। एच का मान पता है, एच प्लांक नियतांक होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड होता है। एप्सिलॉन 0 का मान पता है 8.85 इंटू 10⁻12 c²/nm²। एप्सिलॉन 0.5 का मान पता है 3.4 n का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, और ई का मान भी पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस तरह से ये सब के मान अपने पास पता है, और इन सब के मान यदि यहाँ रख देते हम तो जो हमारे पास मान आता है वो मान R आता है, इनको मान रखने पर 0.53 एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखते हैं हम n² एंगस्ट्रॉम। यानी n = 1 रख देंगे तो पहली कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। n = 1 के लिए क्या आ जाएगी, n = 1 के लिए R होता 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, इसलिए एक रखने पर ये मान आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोहर की त्रिज्या भी कहते हैं। तो कभी बोहर की त्रिज्या आती है, मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या मानते हैं, उसको बोहर की त्रिज्या कहते हैं, और इसका मान 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यदि मानो दूसरी कक्षा की यदि त्रिज्या पूछी जाती है कि दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो n का मान 2 रख देना। दूसरी कक्षा की त्रिज्या यदि अपने को निकालना है सेकंड कक्षा की, तो n का मान 2 रख देना। n का मान 2 रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। n = 2, दूसरी कक्षा की यदि त्रिज्या आती है तो R = आ जाएगा 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर देना, ये एंगस्ट्रॉम में आएंगे। तो R = आ जाएगा हमारे पास 12 और 25 और 21। तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग ये अपन मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका मान आ जाएगा 2.12 पे लगभग आ जाएगा। तो ये दूसरी कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा की त्रिज्या पूछते तो n9 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी कक्षा की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि पहली कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसमें दूसरी कक्षा के पूछे तो n का मान 2 रख देना, तीसरी का पूछे तो n का मान 3 रख देना, और इसकी त्रिज्या को हम आसानी से गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।